उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कल हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। 3 टाइप के सेक्टर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा एक सेक्टर होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होता है, जिससे कोई भी फर्दर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे करी जाएगी। उस सेक्टर को हम क्या बोलते थे? उस सेक्टर को हम बोलते थे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर लिया था। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करोगे? इसके ऊपर फैक्ट्री में काम करोगे, कुछ मैन्युफैक्चर करोगे। जब यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाती है तो यहाँ पे सेकंड इसका सेक्टर आता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इसमें मेनली कौन सी एरियाज आते हैं, कौन से यहाँ पे एरियाज, जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है पानी से, ठीक है। गैस और ये सब जो आपकी सेकेंडरी चीज़ें जो बन रही हैं, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहाँ पे, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सीमेंट आपने रॉ मटेरियल जो है उसको यूज़ किया है। ये जो आपकी यहाँ पे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो एक्टिविटी है या फिर कुछ भी प्रोडक्शन वाली जो एक्टिविटी है, कुछ नई चीज़ को बनाना, विल कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर। फिर टर्शरी वाला सेक्टर जो होता है, इन दोनों सेक्टर्स को यहाँ पे और फर्दर प्रोसीड करवाता है, इनको और सर्विसेज प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज वाला जो सेक्टर रहता है, कोई रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, कस्टमर सर्विस हो गई, ये जो चीज़ें हैं जो फैसिलिटेट करवाएंगी फर्दर इन पहले 2 सेक्टर्स को, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स थे। अब देखो यहाँ पे हमने फिर देखे थे, यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या था कि यहाँ पे टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यहाँ पे एब्सेंट रहता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रहता है। कोई भी अगर इंडियन सिटीजन जो है वो यहाँ पे इंडिया में रह के या फिर कहीं बाहर रह के, यूएस में, यूके में रह के, अगर वो यहाँ पे पैसा कमा रहा है, ठीक है, कुछ पैसे कमाने से मतलब नॉट हिज पर्सनल इनकम, मतलब वो वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मतलब जैसे कि अगर आप इन्फोसिस की बात करें, अगर ये यहाँ पे इंडियंस कुछ यहाँ पे सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये जीडीपी की यहाँ पे जीएनपी की कैलकुलेशन में इसको माना जाएगा। मतलब कोई भी इंडियन जो बाहर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई अंदर यहाँ पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा? जीएनपी निकल के आएगा, ठीक है। अब जीएनपी में आप क्या करते हो? जीएनपी में आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे इसमें आप माइनस कर दो इसमें जो आपका नेट फैक्टर इनकम है, ठीक है। अब देखो जीडीपी क्या था और जीएनपी क्या था? जीएनपी का मतलब होता है कि आप यहाँ पे बाहर सिर्फ इंडियंस को आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कहीं भी रहें वो, नो यहाँ पे टेरिटरी का कॉन्सेप्ट एब्सेंट होता है। फिर जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब जो होता है वो, इसका मतलब होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका इंडिया के अंदर यूके वाला प्रोड्यूस कर रहा है या फिर आपका इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आपकी कंट्री के अंदर हो रहा है, कोई भी प्रोड्यूस करे, वो यहाँ पे सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? यहाँ पे आएगा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे टेरिटरी जो है उसको यहाँ पे देखा जाएगा कि हमारे इतनी कंट्री के बॉर्डर में क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके टोटल करेंगे उनकी वैल्यूज को, तो वो हमारा आएगा जीडीपी, ठीक है। तो जीएनपी किस तरीके से हम निकालते हैं? अगर हम इस जीएनपी में हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? जीएनपी आ जाता है। मतलब क्या है कि देखो जीएनपी जो है वो थोड़ा सा लार्जर कॉन्सेप्ट होता है डायनामिकली। जीएनपी आपका थोड़ा-सा लार्जर कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे जो आपका दोनों दोनों साइड की कैलकुलेट कर रहे हो, डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट कर रहे हो, बाहर जो इंडियन कमा रहे हैं उनका भी कैलकुलेट कर रहे हो। तो उसके अंदर ऑलरेडी आपका जो डोमेस्टिकली अर्न हो रहा है वो जीडीपी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम मतलब एक्स माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या था? एक्स था आपका जो आप इनकम अर्न कर रहे हो और यहाँ पे रिसीव्ड बाय द नेशनल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। और एम क्या था यहाँ पे आपका कि इनकम रिसीव बाय द फॉरेन नेशनल विद इन द कंट्रीज, ठीक है। तो नेट फैक्टर की आप यहाँ पे बाहर वाले और यहाँ पे डोमेस्टिकली
उनको यहाँ पे आप उनका अगर माइनस करोगे, नेट निकालोगे, वो जोड़ दोगे जीडीपी में, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे जीएनपी आएगा। ठीक है, बेसिक यहाँ पे लॉजिक रखो, एक में ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, एक में यहाँ पे टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है और एक में यहाँ पे टेरिटरी का कॉन्सेप्ट एब्सेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी हो गया। जीडीपी कौन यहाँ पे कैलकुलेट करेगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट करेगा। पहले कौन कैलकुलेट करता था? सीएसओ करता था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सीएसओ को मर्ज कर दिया है एनएसएसओ में। ठीक है, एक ही बॉडी बना दी है, कौन सी? एनएसओ। ठीक है, तो ये हमारा पहले सीएसओ कर रहा था, अब यहाँ पे एनएसओ जो है वो यहाँ पे जीडीपी का कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट जो रहता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई भी मशीन थी, उसकी वैल्यू जो है समय के साथ क्या है, अगर वो 10 लाख की थी इस साल, तो वो यहाँ पे 2 साल के बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू गिर के 8 लाख की हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है, ये 2 लाख की जो वैल्यू है, ये हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करने के बाद यहाँ पे एक आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब कुछ भी यहाँ पे माइनस करना। ठीक है, तो आप जब यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो तो एक नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनएनपी। ठीक है, अब इसी एनएनपी को अगर आप निकालते हो किस पे, आप निकालते हो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे। अगर आप एनएनपी को निकालोगे फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसको आप क्या कहते हो, उसको कहते हो आप नेशनल इनकम। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता था, एकदम जो आप फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके जो आप सामान का कॉस्ट निकाल रहे थे, उसको आप बोलते हो फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पूरा यहाँ पे लैंड लेबर वगैरह लगा के आपने जो आपने एक अनुमान लगाया कि इतना मेरा फैक्ट्री का पूरा कॉस्ट निकला है, उस कॉस्ट पे अगर आप निकालते हो एनएनपी को, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, तो आपका वो क्या आता है, आपकी कंट्री की नेशनल इनकम आती है। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे 3 तरीके के हमने यहाँ पे मेथड्स देखे थे। 3 तरीके के मेथड्स कौन से थे यहाँ पे? एक तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था, एक हमारा इनकम मेथड था और एक हमारा प्रोडक्शन मेथड था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जीवीए का। जीवीए कुछ नहीं है, जो हम यहाँ पे एडिशन कर रहे थे ना सारे प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे हम यहाँ पे एडिशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ पे जीडीपी निकाल रहे थे, जीडीपी निकाल रहे थे मार्केट प्राइस पे। ठीक है, मार्केट प्राइस में हम क्या कर रहे थे, जीडीपी निकाल रहे थे किस पे, आपका फैक्टर कॉस्ट पे। प्लस यहाँ हम इसमें क्या कर रहे थे, कुछ हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ रहे थे, और माइनस क्या कर रहे थे, सब्सिडीज माइनस कर रहे थे, है ना, मार्केट प्राइस पे जब हम निकाल रहे थे। तो ये जो हम कुछ ऐड करके निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 10 चिप्स के पैकेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है ना कि यहाँ इनका समेशन कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलरली जो वैल्यू रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो भी हम समेशन कर रहे हैं, जो भी हम सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल के हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं उसको। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अब आप ये ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट पे से जोड़ के, मतलब फैक्ट्री में उनकी कितनी कॉस्ट, उनको पूरी लागत पड़ रही है, उस वैल्यू को जोड़ के आप उसमें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी उसमें जोड़ दोगे, और जो आपको यहाँ पे उनको कमी मिली थी, यहाँ पे जो सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी थी, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कम कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल, इसमें ये दो चीजें फैक्टर, दो चीजें यहाँ पे फैक्टर आप जोड़ दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है ना? ठीक है, हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो आप वैल्यू ऐड करते जा रहे हो, एक प्रोडक्ट बनाते जाते हो। देखो जीडीपी क्या होता है? क्या ये यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका यहाँ पे वैल्यू लेता है? नहीं। वो यहाँ पे जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स रहते हैं, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट रहता है। ठीक है?
आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आप कंजम्पशन के लिए जो रेडी है उसी को आप जोड़ते हो, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि आप बीच के भी यहाँ पे इंटरमीडियरी अगर आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेने लगोगे तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो क्या करते हो आप, जो कंजम्पशन डायरेक्ट होने वाला है जिन प्रोडक्ट्स का, उनको आप लेते हो। अब उनमें आपने क्या किया है, उनमें आपने स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है, ठीक है। तो उनको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसी को आप जब सबको वैल्यूज को यहाँ पे जोड़ने लगते हो, उन इसकी मतलब यहाँ पे जो पूरे फाइनल गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, इनका एक जो समेशन आता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, इससे इसका मतलब होता है ये प्योर आपको सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। इसमें ना टैक्सेस का रोल है, ना यहाँ पे सब्सिडीज का रोल है, ठीक है। कि एक ओवरऑल उसकी कॉस्ट कितनी है, प्योर कॉस्ट कितनी है, अगर आप यहाँ पे टैक्सेस वगैरह को हटा दो, आप यहाँ पे सब्सिडी को ना लो, ठीक है, तो यहाँ पे उसका प्योर कॉस्ट कितनी है जब हम यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ेंगे तो, ठीक है, वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, अब देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो आपके उसके उससे रिलेटेड आपका ये फैक्टर कॉस्ट पे आता है, मार्केट प्राइस पे आता है। उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, या तो आप जो मार्केट में यहाँ पे रिटेल प्राइस पे बेच रहे हो, ठीक है, उस पे आप यहाँ पे जीवीए निकाल लो, ठीक है, कि यहाँ पे सारे मार्केट में उनकी जो एमआरपी है उस पे आप निकाल लो। अगर आप इस पे निकालोगे तो आप क्या कहोगे, जीवीए एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी बेबी। हम्म 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 हम्म। ओके, कल नहीं थे ना आप? अच्छा, ठीक है, देखो मैं एक बारी फिर से बताती हूँ, ठीक है। अब मैं फैक्टर कॉस्ट के अलावा मैं एक और आपको बताऊंगी, बेसिक प्राइस, ठीक है। तो तीन तरीके के यहाँ पे प्राइस होते हैं जो यहाँ पे आपको एक कॉस्ट देते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो इंडिया में मतलब था, जो हमारा इंडिया में मतलब था वो हमारा सिर्फ था आपका, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट से और आपका मार्केट प्राइस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2008 में यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ना कि यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे जीडीपी का जो यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड है वो सब चेंज किया है, ठीक है। तो वो किसी बेसिस पे हो रहा होगा। तो वो बेसिस जो है इसका कहाँ से आया है, वो यहाँ पे यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स ऑफ अकाउंट से आया है 2008 से। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे तीन तरीके के प्राइस बताते हैं, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे एडिशनल प्राइस बताते हैं। क्या बताते हैं, अभी तो हमने कल पढ़ा यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपका फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और आपका बेसिक प्राइस क्या होता है, और आपका मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई नई फैक्ट्री लगती है, ठीक है, तो आपने क्या किया, नया फैक्ट्री जब खरीदा आपने उसके लिए लैंड खरीदा होगा, है ना। आपने उसका लैंड खरीदा होगा, चाहे आपने उसको लीज पे लिया हो या फिर कुछ भी, आप उस पे क्या कर रहे हो, उस पे आपके जो एडिशनल कॉस्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन उसके प्रोडक्शन पे कुछ ना कुछ टैक्स लग रहा है, जो इधर उधर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसे, जो रॉ मटेरियल है ट्रक में लेके जा रहे हैं, तो बीच में आपको टैक्स देना पड़ गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप समझ सकते हो ना कि कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करते हो तो अलग से आप कुछ ना कुछ उसके डिलीवरी में या उसको यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ आप टैक्सेस दे रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है। ये समझ आया, प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रोडक्शन टैक्सेस जो हैं इसी तरीके से यहाँ पे आपने प्रोडक्शन सब्सिडीज
ली, ठीक है। एक यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री लेवल पे, आप एकदम इनिशियल लेवल पे समझो, ठीक है, कि कैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वहाँ पे आपने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट में आपका क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट में आएगा कि आपने यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन टैक्सेस दिए, यहाँ पे जो लैंड वगैरह जो भी आपने खरीदा था उस प्रोसेस के द्वारा आप कुछ टैक्सेस पे कर रहे हो, मतलब प्रोडक्शन के द्वारा आप यहाँ पे टैक्सेस पे कर रहे हो। और इसी प्रकार से आपको प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ ना कुछ सरकार सब्सिडीज दे रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे दी, प्रोडक्शन के द्वारा के दौरान दी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा यहाँ पे टैरिफ कम कर लिया प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, अगर आप इस कॉस्ट में अगर आप इस कॉस्ट में जो भी यहाँ पे लागत आ रही है उसमें आप ये टैक्सेस को जोड़ दो, प्रोडक्शन टैक्सेस, और यहाँ पे माइनस कर दो जो सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडी आती हैं। तो हम जब ऐसा काम करते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। समझ आया, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद अब क्या होगा, इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया, अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे होलसेल मार्केट में, ठीक है। अब होलसेल मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पूरे जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, फाइनल प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर यहाँ पे ये कुछ कॉस्टिंग लगाएंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे टैक्स वैक्स लगेंगे, फिर से, है ना, फाइनल प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा ना, लेकिन कौन सा टैक्स लगेगा, अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक बेसिक प्राइस निकालेंगे, बेस प्राइस निकालेंगे, ठीक है। बेसिक प्राइसेस का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगा रहे हो और प्रोडक्ट की सब्सिडी माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस में क्या अंतर रहेगा, ये फैक्टर कॉस्ट जो रहेगा, जो एकदम इनिशियल लेवल पे प्रोडक्शन टैक्स लगाने के बाद आपको कॉस्ट आ रही है, फिर जब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा उस पे आप यहाँ पे जो सरकार टैक्स लगा रही है, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स, वो हो गया बेसिक प्राइस, ठीक है। उसके बाद फाइनली ये कहाँ जाएगा, रिटेल मार्केट में जाएगा, ठीक है। रिटेल मार्केट में क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह आ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, मान लो कि यहाँ पे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो आपके कुछ भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे महंगा हो जाएगा। समझ आ रहा है, यहाँ पे मार्केट में, फाइनल मार्केट में आते आते चीजें महंगी हो जाएंगी ना, यहाँ पे कस्टमर खरीदेगा, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट में आते आते फिर एडिशनल यहाँ पे कुछ कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा जो ये सारे कॉस्ट को यहाँ पे ऐड कर लेगा, ठीक है, एक फाइनल प्राइस आ जाएगी यहाँ पे। समझ आ गया किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, ये हमने कल बात की थी इसकी और इसकी। अब देखो यहाँ पे सिस्टम चेंज हो चुका है थोड़ा सा, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रेकमेंड किया है, इन्होंने बोला कि प्रोडक्शन टैक्सेस अलग होते हैं और प्रोडक्ट टैक्स अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है गवर्नमेंट ने मान लिया और उन्होंने यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ अपने उसमें इंटीग्रेट किया है, ठीक है। और ये जो है अभी आप जब टेस्ट सीरीज, अभी जब आप मॉक मॉक जब लगाओगे, टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे ये फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आप जीवीए कैलकुलेट कर सकते हो, ये जीवीए जीवीए कैलकुलेशन का मतलब क्या है, आप सारे जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे इनकी वैल्यू को जोड़ दो, ठीक है। अगर आप इनमें प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ दोगे तो आप किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे कर रहे हो। अगर आप इसमें प्रोडक्शन प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स भी जोड़ दोगे तो यहाँ आप किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, बेसिक प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हो। फिर आप इनमें सब कुछ जोड़ दोगे, ठीक है, इन्फ्लेशन भी जोड़ दोगे और एडिशनल कॉस्ट भी जोड़ दोगे, तो मतलब आपको क्या आती है, मार्केट प्राइस पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तो जीवी का मतलब क्या हो गया, प्योर जो कॉस्ट होती है। अब समझ आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के यहाँ पे कॉस्टिंग याद रखना कि इन कॉस्टिंग पे यहाँ पे हम अ, जो प्राइसेस हैं वो निकालते हैं जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे देखे थे तीन तरीके के मेथड्स, तीन तरीके के मेथड्स हमने कौन से देखे थे, यहाँ पे एक हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड, एक हमने देखा इनकम मेथड, एक हमने देखा था प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड क्या था, उसमें हम जीवीए निकाल रहे थे, जीवीए निकाल रहे थे उसमें हम वही सेम कौन सा निकाल रहे थे, मार्केट प्राइस में निकाल रहे थे, और हमारा फैक्टर कॉस्ट पे हम क्या कर रहे थे,
अपना सिंपली इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर रहे थे और सब्सिडीज़ को माइनस कर रहे थे। तो ये हमारा जो सिंपली कॉस्ट जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के हम वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है इकोनॉमी में, सप्लाई साइड जब हमें जानना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन वाला मेथड। ठीक है, ये प्रोडक्शन मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट मेथड, कि यहाँ पे इकोनॉमी का आउटपुट कितना है। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड कितनी है। ठीक है, और इंडिया में कौन से यूज होते हैं, ये यूज होता है और यहाँ पे ये यूज होता है। 1 मिनट आप लोग होल्ड करना। ओ सॉरी, आप लोग को मैं म्यूट करना भूल गई एकदम, सो सॉरी। ठीक है, चलो 3 तरीके के मेथड्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, याद रखना यहाँ पे इनकम मेथड क्या था, इनकम में हम लोग कितने यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं उसी को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है जानने की। कंजम्पशन मेथड में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ोगे तो आप वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को, वहाँ पे जो यहाँ पे पैरामीटर्स बताएंगे कि वहाँ पे बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंट्री में। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, यहाँ पे आपकी प्राइवेट डिमांड कितनी है। तो वो सब समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ये आपका डिमांड कितना क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, C+I+G, और यहाँ पे x-m। x-m क्या था कि आपके एक्सपोर्ट आप कितना कर रहे हो और उसमें से आप इंपोर्ट्स को माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब ऐसे सैड सैड से बोल रहे हो कि कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, हाँ। सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीडीपी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपने सुना होगा कि यहाँ पे 2015 के बाद जो है जीडीपी का कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे चेंज क्या हुआ है। कल हम आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये जो पूरा डेटा है ये किस प्रकार से जाता है इन लोगों के पास। तो देखो यहाँ पे ये डेटा किस तरीके से जाता था पहले और अब यहाँ पे किस तरीके से जाता है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया। बेस ईयर इन्होंने कितना चेंज किया, बेस ईयर इन्होंने यहाँ पे 2011 से 2012 को चेंज कर दिया। ठीक है, ये कल भी हमने देखा था कि इसको माना जाता है। अब यहाँ पे जो ये रिकमेंडेशन चल रही है वो कितनी चल रही है, वो यहाँ पे 2017-18 की जो नया सेट होगा जीडीपी का बेस ईयर, वो कितना सेट होगा, 2017-18 सेट होगा। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन वाला जो समय था। ठीक है, वो वाला क्या होगा, बेस ईयर उसको रखा जाएगा। ये पहली चेंज यहाँ पे ये 2015 में इन लोगों ने। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने चेंज की। पहले हम क्या करते थे, हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते थे उसमें हम जो जीवीए लेते थे, ठीक है, जो हम यहाँ वैल्यू एडेड लेते थे, वो हम किसके ऊपर लेते थे, वो हम लेते थे फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। कि मतलब यहाँ पे इनिशियल लागत इंडस्ट्रीज में कितनी पड़ी है। ठीक है, ये समझ आया। ये हमारा कब से पहले था, ये हमारा 2015 से पहले की बात है। कौन सी कॉस्ट लेते थे हम, जीवीए लेते थे एट फैक्टर कॉस्ट। ये समझ आया, इंडस्ट्री में लागत कितनी लग रही है। लेकिन अब यहाँ पे 2015 के बाद क्या हुआ है, हम यहाँ पे जीवीए कितने कैलकुलेट करने लगे हैं मार्केट प्राइस पे। फाइनल प्रोडक्ट की यहाँ पे कस्टमर कितना पैसा पे कर रहा है उस कॉस्ट पे आप क्या कर रहे हो, मार्केट प्राइस पे जीवीए जो आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका आप सबमिशन करो। ठीक है, ये हुआ है चेंज। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले होता था आपका फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन, और अब आपका किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। तो ये जो फैक्टर हैं इनको याद रखना। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट यूज नहीं होता है, मार्केट प्राइस यूज होता है। उसके अंदर फैक्टर कॉस्ट भी आ जाता है और उसके अंदर बेसिक प्राइसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब आपके प्रोडक्शन टैक्सेस भी आते हैं और आपके प्रोडक्ट के टैक्सेस भी आ जाते हैं। ठीक है, दो टैक्स आ जाते हैं, प्लस सरकार का इन्फ्लेशन भी आ जाता है।
हमने देखा ना जब हम लास्ट कदम पे पहुँचते हैं, तो इन्फ्लेशन भी ऐड अप हो जाता है बेस प्राइस के बाद। तो आपको ये थोड़ा-सा समझ आ रहा है कि अगर हम मार्केट प्राइस पे चीज़ों को जोड़ेंगे, तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो चिप्स यहाँ पे ₹6 में बना, वो आपका मार्केट में तो ₹10 का बिक रहा है। तो ऑटोमैटिकली क्या हुआ इससे? यहाँ पे आपने ₹4 बढ़ा के जीडीपी में, है ना? इसी इसीलिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये जो है ये अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। गीता गोपीनाथ भी जो कह रही थी वो ये कह रही थी कि यहाँ पे मेथोडोलॉजी जो आपने यूज़ की है, ये यहाँ पे थोड़ी सी फ्लॉड लग रही है, ठीक है। तो खैर ये इसमें फंसा यहाँ इशू आ रहा था कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट की जगह इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उसको बताने की जगह यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन काउंट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप मार्केट प्राइस पे यूज़ करते हो। तो ये तो देखो एक यहाँ पे एक चेंज हुआ, इसका एक हमने यहाँ पे ये देखा कि प्रोस कॉन्स इसके ये हुए कि इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है, आप इन्फ्लेशन वगैरह भी काउंट हो गया, लेकिन कॉन्स इसके क्या हुए, नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ? नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि भाई ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड दिखेगा, मतलब आपकी जीडीपी उतनी है नहीं जितनी वो बढ़ी हुई दिखेगी, ठीक है। ओके। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बाहर तो आपको यही दिखाना था कि भाई यहाँ पे जो जीडीपी है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, तो दैट इज उसका अच्छा पॉइंट भी है और उसका नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। देखो अब ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा, यहाँ पे पहले कैलकुलेशन का पूरा मेथड चेंज कर दिया है, जो भी डेटाबेस पहले यूज़ करते थे उससे पूरा डेटाबेस अब इन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली बदल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेटाबेस में क्या चेंज हुआ है। देखो पहले क्या करते थे अ, यहाँ पे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज होता था, ठीक है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज होता था, ये यहाँ पे जो है यहाँ पे नवंबर से जून के बीच में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज या फिर जो भी यहाँ पे कंपनी थी, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 1948 के अंडर, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनसे क्या करते थे, उससे जाके यहाँ पे जो सीएसओ है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करता था, ये वाला सर्वे कंडक्ट करता था। और वो यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज और जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं अंडर दिस फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, उनसे जाके ये लोग डेटा कलेक्ट करते थे, ठीक है। इसके अंदर उस समय जो है यहाँ पे करीब 2 लाख फैक्ट्रीज होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये डेटा कलेक्ट करा जाता था। क्या इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी एक्ट है, कोई पार्लियामेंट्री एक्ट है? तो हाँ, यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत करा जाता था ये पूरा डेटा कलेक्शन। इसके लिए एक एक्ट था, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, COS एक्ट 1953, ठीक है। ये एक्ट जो है स्टैट्यूट के अंदर, स्टैट्यूटरी एक्ट के अंडर जो है सीएसओ यहाँ पे डेटा कलेक्ट करता था। कौन सी फैक्ट्रीज का? यहाँ पे जो इस फैक्ट्री एक्ट के अंडर यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पे इसने उस टाइम ये आपका 370 नहीं हटा था, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का यहाँ पे डेटा जो है वो यहाँ पे नहीं आता था, ठीक है। जम्मू कश्मीर अलग से करते थे, उनका सेम एक्ट था लेकिन 1960 में, ठीक है? तो ये एक्ट जो है इसे यूज करा जाता था जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अब जो है जम्मू कश्मीर आपका उसमें इंडिया का पार्ट बन चुका है, तो फिर उसमें आप सेम एक्ट से आप कलेक्ट करोगे डेटा, ठीक है। अब देखो ये जो है इसको आप बोलते थे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। इनके अपने मेथड्स और इनके यहाँ पे फील्ड सर्वेज रहते होंगे, वो यहाँ पे इनका पूरा असेसमेंट चलता होगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो है, जो पूरा डेटा होता था ये पूरा हटा दिया गया है। सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो है बिल्कुल यूज नहीं करा जाता है। अब इसकी जगह एक नया डेटाबेस यूज करा जाता है पोस्ट 2015, ठीक है। नया डेटाबेस बनाया गया है। कौन सा डेटाबेस बनाया गया है? MCA 21, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21। ये क्या है? ये यहाँ पे ई गवर्नेंस की वेबसाइट है, किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे बहुत सारे डेटा जो है वो प्रेजेंट रहता है कंपनीज का, ठीक है।
ये समझ आया कि पहला वाला कैसे चल रहा था और अब ये यहाँ पे पूरा हटा दिया है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एमसीए वन जो है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी यहाँ पे कंपनी, हमें पता है कोई भी यहाँ पे जब कंपनी बनाने जाता है तो वो क्या करता है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर वो करते हैं, किससे रजिस्टर करते हैं, 1 लाख रुपए का यहाँ पे बेसिक पे देते हैं वो। ठीक है, पैसा देते हैं किसको, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक उनको सीआईए नंबर की कंपनी बन चुकी है, और ये कुछ डिजिट्स का नंबर होता है, सीआईए नंबर होता है, और ये इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब इस कंपनी का सीआईए नंबर इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 पे यहाँ पे इसका डेटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, कंपनी जो है यहाँ पे एनुअली क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, जिसके अंदर इनका, इन्होंने कितना टैक्स फाइल किया है, इनका सीए जो है वो उसको प्रिपेयर करता हो। समझ आ रहा है, ये कहाँ जाती होगी, ये एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जाती होगी। ठीक है, ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है पूरा बैकग्राउंड में। ठीक है, ग्रेट। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी कंपनी होगी तो यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भेजती है। ठीक है, उनका सीए प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ये जो रिपोर्ट है ये एक डेटा का, अब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है, इससे अब नया डेटाबेस बनेगा। ये नया डेटाबेस जो बना है ये यहाँ पे क्या है, एमसीए के साथ रहता है, इसी से यहाँ पे जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। हम्म। 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 हाँ हाँ हाँ। ये ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आपको इन जनरल आपको एक बेसिक पे देना होता है रजिस्ट्रेशन, 1 लाख रुपए मिनिमम होता है। ठीक है, तो मतलब आप कोई भी कंपनी देखोगे तो उनका बेसिक जो अमाउंट होता है कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए 1 लाख रुपए मिनिमम आपको देना होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये सब चीजें पहले ही चल रही हैं, लेकिन बदला क्या है, पहले हम यहाँ पे अलग से सर्वे करते थे जीडीपी निकालने के लिए। ठीक है, कौन सा चीज हो रहा है, हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ऑलरेडी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, उनका हम डेटा लेंगे और उससे हम उनका रेवेन्यू वगैरह कैलकुलेट करके और फिर हम एक जीडीपी का एस्टिमेट लगाएंगे। समझ आया, पहले क्या, पहले किसका डेटा यूज हो रहा था, जो कंपनी यहाँ पे फैक्ट्रीज में प्रेजेंट, जो फैक्ट्रीज थी। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, अब 2015 के बाद जो हम जीडीपी के लिए जिन कंपनीज का डेटा ले रहे हैं वो बदल गया है। पहले हम एएस का डेटा लेते थे, अब हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 21 यहाँ से डेटा ले रहे हैं, इनकी वेबसाइट से। ठीक है, और इनकी वेब्स हाँ जी, इनकी वेबसाइट पे किसका डेटा है, इनकी वेबसाइट पे वो उन डेटा उस उन कंपनीज का डेटा है जो यहाँ पे नई कंपनीज जो बनती हैं। कंपनीज कैसे बनती हैं, कंपनीज यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती हैं। ठीक है, और वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं हर साल यहाँ पे इस यहाँ पे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री वाली वेबसाइट पे जाके सबमिट करती हैं। ठीक है, ये समझ आया अब। हम्म। हम्म।
नहीं नहीं, कंपनीज एक्ट यहाँ पे जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। कंपनीज एक्ट तो कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए लाया गया है ना। पहले 56 होता था, अब यहाँ पे उसको अमेंडमेंट करके यहाँ पे 2013 हो गया, ठीक है, फिर 2019 हो गया। वो तो कंपनीज किस तरीके से बन रही हो, कंपनी की फंक्शनिंग किस तरीके से रहेगी, कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजाइन कैसे करेगा, कंपनी को गवर्न करने के लिए कंपनी एक्ट है। हम कंपनी एक्ट का यहाँ पे कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं बस उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जीडीपी कैलकुलेशन। कंपनी एक्ट अलग है, ठीक है, उसमें कंपनी को पूरा गवर्न करा जा रहा है। लेकिन हमें एमसीए में कौन सी वाली कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, आपको जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कंपनीज का नाम तो चाहिए ना, कि यहाँ पे इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, इतना सेल्स है ना। हाँ, तो कंपनीज एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और ही डिटेल में बता दी तो और कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। बाकी सबको समझ आया क्या है? इसीलिए मैं कह रही कि एकदम यहाँ पे एकदम अटेंशन के साथ सुनना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। एनीवेज, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका एससीए वाला डेटा जो है इसको यहाँ पे यूज करा जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो सब ये रहा। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल के किया, ये जो पूरा चेंज किया है, इन्होंने कहा कि यहाँ जब एएसआई में लेते थे, एएसआई में यहाँ पे सिर्फ 2 लाख ही रहती थी। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो डेटा बेस है उसको बढ़ा रहे हैं। एमसीए 21 में अब जो है, हम किसका डेटा यूज करेंगे, यहाँ पे जो 5 लाख कंपनीज जो है रजिस्टर्ड, किसमें, जीडीपी कैलकुलेशन में। जीडीपी पे कैलकुलेट होती है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए इन 5 लाख कंपनीज के डेटा का यूज करेंगे, जो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है, एमसीए 21 में रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने बोला कि हम और कुछ सर्वे यूज करेंगे, और कुछ सर्वे वैसे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही सोल डेटाबेस नहीं है, इसमें इसके साथ कुछ यहाँ पे एंटरप्राइज सर्वे होता है, ठीक है, 2010 का। फिर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रहता है 2011 का। फिर पॉपुलेशन सर्वे रहता है, पॉपुलेशन 2011 का। एग्री सर्वे रहता है 2010-11 का, ठीक है। फिर एक लाइफ स्टॉक सेंसस भी रहता है। तो ये सारे जो सेंसस हैं, इनका थोड़ा डेटा रेफरेंस के लिए लिया जाता है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे सीए में इन्होंने चेंज तो कर दिया। अब यहाँ पे पूरी दुनिया भर से यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है कि भाई आपका जो जीडीपी कैलकुलेशन मेथड है वो यहाँ पे फ्लॉ है। फ्लॉ यहाँ पे कहाँ पे है, इस डेटा में है, ठीक है। क्या अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जीडीपी को सबसे अच्छा, जीडीपी अगर कोई यहाँ पे चेंज दिखाना है तो आप क्या करो, आपने पूरा डेटाबेस कर दिया कि पहले जो था डेटाबेस उसको हमने बिल्कुल बदल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पूरी मेथडोलॉजी जो है, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो है सही नहीं है। अब इसमें देखो क्रिटिसाइज क्या होता है, इन्होंने बोला कि पहले हम यहाँ पे कम कंपनीज को यूज करते, 2 लाख कंपनीज को यूज करते, अब हमने क्या किया, अब हमने वाइडर कर दिया, 5 लाख कंपनीज को यूज करेंगे, ये सरकार का कहना है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे इसकी, इस एमसीए डेटाबेस की यहाँ पे कमियां क्या हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ये करंट अफेयर का पार्ट था 1-2 साल पहले, ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ इसको। तो यहाँ पे एमसीए डेटाबेस की क्या है, यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। कई कंपनी खुलती हैं, कई कंपनी बंद हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनी बंद हो जाती है उनका भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और उनका डेटा है, उनका डेटा किसी काम का नहीं है, प्रेजेंट यहाँ पे जीडीपी के कैलकुलेशन में, ठीक है। अब इस प्रकार की कंपनीज क्या रहती हैं, इस प्रकार की कंपनीज ऑलमोस्ट इस डेटाबेस में 37.8% यहाँ पे लाई करती हैं, ठीक है। 37.8% लाया करती हैं, उसमें से भी क्या है हिसाब यहाँ पे, उसमें से भी यहाँ पे जो 16% कंपनीज हैं, 16% कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे या तो ट्रेस नहीं हो पा रही हैं, नॉन ट्रेसेबल हैं, ठीक है, या फिर क्या है कि ये बंद हो चुकी हैं, ठीक है। तो इन 16%, ये जो 16% कंपनीज हैं, इनका आप कैलकुलेशन में यूज कर रहे हो जीडीपी में, जो कि यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो इस डेटाबेस की ये कमी है। दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, यहाँ पे 21% कंपनीज हैं, वो यहाँ पे कवर ही नहीं होती हैं, रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं। बहुत सारी आपकी कंपनीज जो हैं, देखो हर कोई यहाँ पे कंपनी बना के व्यापार नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी बिना कंपनी बनाए हुए यहाँ पे आपका इनफॉर्मल तरीके से भी व्यापार कर रहे थे, लेकिन हो सकता है उनकी कोई फैक्ट्री हो,
और वो फैक्ट्री एक्ट उस टाइम रजिस्टर्ड थे ना, यहाँ पे 1948 वाला जो आया। लेकिन अब क्या है कि आप यहाँ पे कंपनीज, यहाँ पे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है उनका डेटा यूज कर रहे हो, भले ही यहाँ पे 5 लाख हैं, ठीक है, लेकिन इस 5 लाख में से भी यहाँ पे जो 37% कंपनीज हैं वो यहाँ पे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट है इस डेटाबेस का, जिसके लिए यहाँ पे इसकी बुराई करी जाती है। प्लस यहाँ पे इसमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे शेल कंपनीज भी हैं। शेल कंपनी क्या होती हैं? हाँ, बस वो ऑन पेपर रहती है। थोड़ा सा पेन लाइट हो गया है ना, 1 मिनट। ओके, तो शेल कंपनीज जो रहती हैं, पता नहीं इसका साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है, एनीवेज ऐसी समझ लो। शेल कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ नामी कंपनीज होती हैं, उनको बना दिया जाता है कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, ठीक है। फर्जी क्या करते हो आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर है, ठीक है, उसको अपना क्या करना है, उसको यहाँ पे अपना पैसा जो है यहाँ पे ब्लैक से वाइट करना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि यहाँ पे एक शेल कंपनी खोल देगा और वो बोलेगा यहाँ इस शेल कंपनी जो है हमने इसमें इस कंपनी के तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो पैसा आ रहा है यहाँ ब्लैक मनी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने में यहाँ पे कंपनी लगती है, लेकिन यहाँ पे ऑन ग्राउंड इसका कुछ भी ऑफिस नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको यहाँ पे बिजनेस करता हुआ नहीं मिलेगा। बस दिखाने के लिए आपने गवर्नमेंट को बता दिया कि हाँ देखो, हमने जो यहाँ पे ब्लैक मनी कमाया था उसको हमने इस कंपनी के ऊपर लगा दिया है, ठीक है। तो शेल कंपनीज वो होती हैं। अब ये शेल कंपनीज जो है वो इस डेटाबेस का भी पार्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बहुत सारी शेल जो नहीं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसकी इनएफिशिएंसी देखी जाती है MC21 के समय के साथ। ये यहाँ पे ठीक होगा, थोड़ा एफिशिएंट रहेगा। एआई वाले हम काफी समय से एनालाइज कर रहे थे, ये थोड़ा नया डेटाबेस बनाया गया है तो इसको थोड़ा इफेक्टिव होने में समय लगेगा, ठीक है। हम्म 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 किसका डेटा? हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है, वो कॉर्पोरेट अफ़ेयर हाँ जी, तो जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर से अगर कोई रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि कोई भी कंपनी हो गई, कोई पढ़ाने वाली कंपनी हो गई, तो वो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ एक्ट में ना रजिस्टर्ड होके कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स के साथ उसका डेटा रहेगा, ठीक है? तो सर्विसेज़ में तो हमेशा इंडिया आगे रहता है। तो एक वो उस तरीके से भी यहाँ पे इन्फ्लेटेड, यहाँ पे बढ़ी हुई जीडीपी दिखाएगा। ठीक है, जितना ऑन ग्राउंड नहीं है उतना यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाएगा। इसीलिए देखो पहले प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जैसे कि यहाँ पे बात हुई थी कि यहाँ पे जीडीपी तो बढ़ी है बट देयर इज अ जॉबलेस ग्रोथ। यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ देखी जा रही थी, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ क्यों देखी जा रही थी, तो यहाँ पे एक बारी रघुराम राजन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जीडीपी तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि यहाँ पे जो आपकी जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। तो रघुराम राजन ने यहाँ पे बोला था कि देखो हो सकता है कि ऑन ग्राउंड की जीडीपी उतनी बढ़ी हुई ही ना हो, है ना। तो ये उन्होंने बोला था, तो काफी लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं द जीडीपी में न्यू जीडीपी मेथड, ठीक है। तो खैर दोनों प्रोज एंड कॉन्स हमें पता होने चाहिए कि पहले आपका थोड़ा कम कवरेज था, अब थोड़ा कवरेज ज़्यादा बढ़ गया है और थोड़े से सर्विस ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, बेस ईयर थोड़ा अपडेटेड हो गया है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम में पहली बारी अटेम्प्ट किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अटेम्प्ट किया था। उन्होंने अपनी बुक में, सबने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी होगी, उनकी जो बुक है पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ठीक है। उसमें उन्होंने यहाँ पे बताया था कि इंडियन की पर कैपिटा इनकम कितनी रहती है, यहाँ पे 20 रुपये उन्होंने उस टाइम बताई थी। ठीक है, फिर कुछ और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेशन में या फिर एक इनकम लेवल जो है यहाँ पे कैलकुलेट करने में इन्होंने कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए थे। ठीक है, अब देखो पहले तो हमारा सीएसओ जो था वो यहाँ पे इसका पूरा कैलकुलेशन करता था, लेकिन अब इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया है एनएसएसओ में। एनएसएसओ कौन सा था, यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट जो करता था, याद है आपको? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 किसने किया था? एनएसएसओ ने किया था, वही मर्ज हो गया है सीएसओ के साथ। एक बॉडी बन गई है अब यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये किसके अंडर आती है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाली मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक, ओके। अब देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक तो आपकी नेशनल इनकम बढ़े। नेशनल इनकम हमारी क्या होती थी, जो हम फैक्टर कॉस्ट पे हम क्या निकाल रहे थे, एनएनपी निकाल रहे थे। ठीक है, वो आपकी नेशनल इनकम अगर बढ़ती है तो आपका वो आपका इंडिकेटर रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पर कैपिटा इनकम अगर हमारी बढ़ती है, हर एक इंसान की यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाएगा। आपकी ऑब्वियसली क्वालिटी लाइफ जो है वो आपकी बताएगा। फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रहता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आपका बताता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, यहाँ पे एजुकेशन कैसी मिल रही है, ठीक है, हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो ये सब आपका बताएगा, इसको हम अलग से देख लेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ठीक है, चलो ये आपका कैलकुलेशन वाला जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ इसमें आपको मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ जो यहाँ पे चल रहा है 2019 का, कि किस तरीके से यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ की बात हो रही थी। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ पे सफाई मिलेगी गवर्नमेंट की, कि यहाँ पे देखो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे, जो भी इसकी डेटाबेस में रेगुलरिटी है। अब आप लोग को थोड़ा सा न्यूज़ आई थिंक समझ आ जाएगी, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो करंट न्यूज़ चलेगी वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये न्यूज़ आपको आर्टिकल समझ आ रहा है ना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अब? ठीक है, देखो इसमें बोल रहे हैं कि नो इम्पैक्ट ऑफ MCA 21 इरेगुलरिटीज ऑन जीडीपी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सफाई दी है कि यहाँ पे कोई डेटा गैप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो सफाई देगी, गवर्नमेंट क्यों बोलेगी कि हमारे डेटा में गैप है। तो जो सारे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा कवरेज इशू का यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से यहाँ पे अभी 2 साल पहले आर्टिकल्स चल रहे थे और ये बहुत न्यूज़ में था। तो यूपीएससी का कुछ पता नहीं है कि वो कब यहाँ पे 2 साल पुराना भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ पूछना है आप लोग को?